Please stand here. Please, sir. Please request. Please. अगर आप में नहीं थी हिम्मत तो आप बोल देते कि हम नहीं कर पाएंगे, आपको वरना है मर जाइए जहाँ पर भी हैं। आप ऐसा क्यों किए सर हमारे साथ? जब आपके पास कोई प्लान नहीं था तो आप क्यों नोटिफिकेशन जारी किए? यहाँ अगर एक बच्चे की भी जान जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? क्या इंडियन एम्बेसी जिम्मेदार होगी, क्या यूक्रेन सरकार जिम्मेदार होगी, या भारत सरकार होगी? हेलो, मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एम्बेसी को कॉल्स कर रहे हैं, एम्बेसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध इस कगार पे इस समय आ पहुंचा है कि कभी भी किसी भी जगह से विश्व युद्ध का बिगुल बच सकता है और उसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं विश्व भर में कोशिशें की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं पुतिन जो है वो अपने रवैये पे अड़े हुए हैं कि मैं जो हूँ जीत हासिल किए बिना पीछे नहीं हटूंगा। इस समय मेरे साथ में कुछ एक स्टूडेंट है जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करते थे और काफ़ी समय से वहाँ थे, और युद्ध के दौरान किस तरीके की तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ा और किस तरीके से वहाँ से लेकर जो है यूक्रेन से लेकर हिंदुस्तान तक का सफ़र उन्होंने तय किया, हम उनकी ज़बानी जानते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है इदरीस फिरोज़ पुनावाला जी। मैं VNMU नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ जी। तो इदरीस जी, ये बताइए आप कब से वहाँ पे हैं, कि कब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं 3rd ईयर से हूँ जी। मैं अभी 3rd ईयर में हूँ और मैं वहाँ पे MBBS पढ़ाई कर रहा हूँ। जी। सर इदरीस जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने यहाँ से यूक्रेन का सफ़र किया, शुरुआती दौर तो अच्छे गुजरे होंगे, इस समय जो युद्ध का माहौल है वो मंज़र आपने अपनी आंखों से किस तरीके का देखा? मंज़र बहुत बुरा था। बच्चे वहाँ पे 3 दिन से फंसे हुए थे, रात को स्नो भी गिर रहा था जी। तो हालत बुरा था, कोई शेल्टर नहीं था बॉर्डर पे, और जो यूक्रेनियन सोल्जर्स थे उन्होंने मारपीट भी की थी इंडियन स्टूडेंट्स के साथ। ओके। अच्छा, हिंदुस्तानी जो भारतीय स्टूडेंट है उनके साथ में मारपीट की थी यूक्रेनियन सोल्जर्स ने, किस लिए मारपीट की थी, क्या मारपीट की वजह बनी थी? मारपीट की वजह ये थी कि हम धक्का मुक्की कर रहे थे जी। वो वजह पे वो हमें मार रहा था। जी। काफ़ी लोगों को मारा गया? हाँ, काफ़ी लोगों को मारा गया। हिंदुस्तानी? हाँ बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना, ये जंग का माहौल जो होता है, मंजर जो होता है, सभी में, क्या बड़े क्या छोटे क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी में खौफ पैदा कर देता है। उस खौफ के दौरान आदमी को सिर्फ एक ही चीज़ सूझती है, ना अपने सामान की ना दौलत की, सिर्फ अपनी जान की सूझती है, और वो जान बचाने के लिए जो है दौड़ता फिरता है। ऐसे माहौल में सरकार को और सरकारी मशीनरी को चाहिए कि इनकी मदद करे, ना कि इनके साथ में जानवरों जैसा बर्ताव करे, मारा जाए। सर, किस तरीके से आपने फिर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया और भारत तक का सफ़र आपका कैसा रहा? हमने पहले सिटी से हम लोगों ने बस ऑर्डर की थी। बस हमें डायरेक्ट रोमानिया बॉर्डर तक लेके गई। वहाँ पे हम 3 दिन रुके हुए थे। वहाँ पे शेल्टर नहीं था, लोग काँप रहे थे। वहाँ से हमने कैसे भी करके बॉर्डर क्रॉस किया था। जी। कितने स्टूडेंट लगभग आपके साथ में थे, कितने थे लोग? 2000 से 3000 स्टूडेंट्स था खड़े था। जी। क्या आप लोग जहाँ थे, जिस सिटी में, कौन सी सिटी में थे यूक्रेन में, और कहाँ से वहाँ तक का सफ़र कितना लंबा रहा आपका? हम वेनेत्सिया थे। हमारी सिटी का नाम वेनेत्सिया था और हमें तकरीबन 6 घंटे लगे पहुँचने में। वेनेत्सिया से लेके बॉर्डर तक, वेनेत्सिया का बॉर्डर था। रास्ते में कोई जंग जैसा मंजर या गोलियों की आवाज़ या बमबारी की आवाज़ किस तरीके की आपको सुनाई दे रही थी? नहीं, ऐसी आवाज़ नहीं थी, बट हर जगह पे रोड ब्लॉक्स हुए था। रोड ब्लॉक हुए थे हर जगह। टैंक या सेना का कहीं पे आपने देखा? नहीं, ऐसा कोई मंजर वहाँ पे नहीं था। जी। मैम, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपके पुत्र हैं ये, काफ़ी समय से ये वहाँ थे। जंग का जब आपको खबर मिली, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने देखा, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? पहले तो फिक्र होती है अपने बच्चे के बारे में ही कि वो कैसे है, क्या करके वहाँ पे सही सलामत है कि नहीं। पर फिर हम लोग लगातार उससे कांटेक्ट में रहते थे, जब तक होता, जहाँ नेट मिलता था वही हमारे साथ कांटेक्ट में रहता था। तो हमको मालूम पड़ता था क्या हो रहा है वहाँ पे, वो कैसे कहाँ जा रहा है, वो सब हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा था करके। जी।
तो आप किस तरीके से मतलब दुआएं मांग रही थी कि बच्चा सही सलामत पहुंच जाए? दुआ तो पहले मांगेंगे कि भाई वो सही सलामत घर पे जल्दी आ जाए करके, क्योंकि ये माहौल में बच्चे लोग को अकेले हैं तो वो लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो अपने को फिक्र तो होती ही है करके कि भाई वो लोग भाई बराबर आ जाए अपने वतन में, तो वही अच्छा है करके। जी, भारतीय सरकार ने, अगर मैं बात करूं, भारतीय सरकार ने एक, मेरे साथ में एक शख्स और मौजूद हैं जिनके बारे में मैं बताऊं, ये वहाँ पे जो हैं भारतीयों के लिए स्टूडेंट सेल के जो हैं वहाँ के अध्यक्ष हैं और इन्होंने भारतीयों के लिए काफ़ी कुछ किया है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौरव सिंह है जी। और मैं पोलैंड में जो इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ पोलैंड है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और जैसे ही ये यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध छिड़ी तो हमें जब मालूम पड़ा कि हमारे बहुत सारे भारतीय छात्र जो हैं हज़ारों की संख्या में वहाँ पे फंसे हुए हैं और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्बेसी के साथ काम करता रहा है, तो जैसे ही हमें इस युद्ध के बारे में पता चला और पता चला कि कितने हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा अभी उन्होंने भी बताया, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये तय किया कि हम हमारे वॉलंटियर्स सरहद पर भेजेंगे पोलैंड और यूक्रेन के, ताकि हम इन स्टूडेंट्स की, इंडियन स्टूडेंट्स की मदद कर पाएँ, उन्हें सही सलामत एटलीस्ट पोलैंड तक ले आ पाएँ और वहाँ से फिर उनकी इवैक्यूएशन में हम हेल्प कर पाएँ। तो हमारे 80 से 90 वॉलंटियर्स जो थे पोलैंड के सरहद पर, यूक्रेन और पोलैंड के सरहद पर एम्बेसी के साथ मिलकर काम कर रहे थे और अभी तक हमने 630 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पोलैंड आने में और यहाँ से फिर अपने वतन लौटने में हमने उनकी मदद की है। और इस मदद में मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरी बात है, कि मुंबई कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं भाई जगताप जी, इन्होंने हमें अनकंडीशनल सपोर्ट और गाइडेंस दिया, जिसके वजह से आज हम 630 से ज़्यादा बच्चे जो आपने सुना कि किस मंज़र से गुज़र के सरहद तक आए, उन्हें हमने मदद की है वापस इंडिया आने के लिए। ऐसे ही अभी भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी जो छात्र हैं वो फंसे हुए हैं, तो और मुझे ये भी न्यूज़ मिला है कि ऑपरेशन गंगा शायद से समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि और भी जो बच्चे फंसे हुए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ पोलैंड के वॉलंटियर्स आज भी तैयार है, तैनात है मदद करने के लिए, लेकिन मैं अपील करूँगा कि जब तक हर एक भारतीय छात्र अपने वतन वापस नहीं आ जाता, मैं अपील करूंगा कि ये ऑपरेशन गंगा वो जारी रखें और हमारे छात्रों को ले। सर, मैं अगर बात करूं, जैसे कि आपने कहा पोलैंड बॉर्डर पे थे, जो वहाँ से लोग आ रहे थे, उनके चेहरों पर किस तरीके का खौफ था और किस तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या चीज़ों की उनको ज़रूरत थी जो उनके पास नहीं थी? वहाँ पे जो मंज़र, खासकर मेरे जो वॉलंटियर्स थे, हमारे जो वॉलंटियर्स थे जो बॉर्डर्स पे काम कर रहे थे, वो काफ़ी शॉकिंग और भयानक था हम सबके लिए, क्योंकि हमने खुद अपने आँखों से वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो काँप रहे थे, जो दिनों से भारी बर्फबारी में खड़े हुए थे, बिना खाने, बिना पानी, बिना किसी मदद के। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनसे मैंने फ़ोन पर बात की थी जब वो यूक्रेन की तरफ थे, और वो मुझे ये कह रहे थे कि हमें ये नहीं पता कि हम जिंदा लौट पाएंगे कि भी नहीं। और फिर मैंने उन्हीं छात्रों को पोलैंड में होटल पर देखा और वो काँप रहे थे, डर से काँप रहे थे। तो मंज़र तो काफ़ी भयानक था, और जो स्टूडेंट्स के साथ साथ मैं तो सोच सकता हूँ उनके माँ बाप का भी क्या हाल हो रहा होगा इस देश में बैठे बैठे। तो हमने तो पूरी ताकत लगाई कि हम ऐसे सभी छात्रों का हम हेल्प कर पाए। हमने उन्हें खाना प्रोवाइड किया, हमने उन्हें रहने के लिए जगह दी। और पोलैंड में एक हमारे इंडियन कम्युनिटी के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं मिस्टर अमित लाट, मैं उनका भी थैंक यू करना चाहूँगा, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि वो फोर फ्रंट पर आकर हमारे इंडियन कम्युनिटी को और हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को मदद करने के लिए आगे रहे और उन्होंने हमें गाइड किया और गाइडेंस दी। लेकिन मंज़र काफ़ी भयानक था और चिंतित करने वाला था। सर, मैं अगर बात करूं, सरकार ने जो मुहिम चलाई भारतीयों को हिंदुस्तान लाने के लिए, उस मुहिम से आप कितने हद तक संतुष्ट हो? क्योंकि आप पोलैंड बॉर्डर पे रहे, यूक्रेन से आए हुए स्टूडेंट्स की हालात आपने देखे, तो आप कितने हद तक, आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या आप उनके जो कार्य हैं उससे संतुष्ट हैं सरकार के? देखिए, मैं किसी पे कुछ आरोप
लगाने की स्थिति में तो नहीं हूँ, क्योंकि एक वॉर, एक युद्ध का जो माहौल होता है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही करता है। पर फिर भी एज एन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडियन एम्बेसीज जो थी, जो उन्होंने एडवाइजरीज जारी की थी, उसमें किसी भी प्रकार की सिस्टमैटिक मैनेजमेंट हमें नहीं देखने को मिली। हमने देखा कि जो एम्बेसीज ने नंबर्स दिए थे वो काम नहीं कर रहे थे, बच्चे फ़ोन करके थक चुके थे। उन्हें बस ये एडवाइजरी दे दी गई थी कि आप बस बॉर्डर पे आइए। इसे इवैक्यूएशन नहीं कहा जाता। इवैक्यूएशन वो होता है जब आप एक वॉर जोन में जाकर अपने वतन के लोगों को आप वापस ले आए, वो इवैक्यूएशन होता है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में छात्रों ने अपने जान पर खेलकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर बॉर्डर पे जाने का काम किया है खुद के दम पर, और वहाँ पे उन्हें कोई सहायता नहीं थी। जो पार होने के बाद इंडियन एम्बेसी या भारत सरकार का उन्होंने कर्तव्य निभाया है। कोई उन्होंने हमें ये नहीं किया, उनका फ़र्ज़ बनता था जो उन्होंने किया है। लेकिन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पहुँचे और जो उन्होंने मंज़र देखा है, मैं उनका दाद देना चाहूँगा, जो आज वापस आ चुके हैं और जो फंसे हुए हैं, हम आशा करते हैं कि वो फिर लौट आएँ। लेकिन टोटली अगर देखा जाए तो अच्छे से ये और अच्छे से किया जा सकता था, पर जो है वो पूरे देश के और दुनिया के सामने है जो हुआ है। जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत कुछ किया जा सकता था सरकार की तरफ से, मगर कहीं ना कहीं सरकार जो है लोगों को वहाँ से बचा कर निकाल लाने में कहीं ना कहीं असमर्थ रही। मंत्रिमंडल तो भारत की तरफ से गए ज़रूर थे, मगर वो यूक्रेन में नहीं किसी और राज्य में घूम रहे थे और वहाँ से लोगों को मदद मुहैया की जा रही थी, ना कि डायरेक्ट यूक्रेन में जाके भारतीय छात्रों को निकालने का काम सरकार की तरफ से किया गया। सर, आप एक सोशल वर्कर हैं, एजुकेशन को लेकर आप काफ़ी सारे कार्य करते हैं। सर, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा, आज जो भी यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, रूस में जो मंजर बना हुआ है, जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, उससे हटकर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये जो बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में एजुकेशन के लिए जाते हैं, क्या वो भारत में उसी शिक्षा को हासिल नहीं कर सकते हैं? क्या भारत में उतना इंतज़ाम नहीं है कि लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं पढ़ाई के लिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। भारत हमारा एक ऐसा मुल्क है जो आज दुनिया के अंदर जिसका लोहा मनवाया जाता है। भारत के अंदर मेडिकल कॉलेजेस है, काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, डीम कॉलेजेस है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे जो है ये फेल हो जाते हैं या जिस किस्म की जो अफवाहें उड़ाई जा रही है इस वजह से ये लोग यूक्रेन जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये बच्चे ने भी राउंड अबाउट 350 to 400 मार्क्स इसने लिया है, लेकिन ड्यू टू मिडिल क्लास की वजह से ये जो है हाई फीस जो है अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके लिए मिडिल क्लास बच्चों को जो है अब्रॉड जाना पड़ता है और ये मेडिकल की जो है तालीम वहाँ से हासिल करके आना पड़ता है। ठीक है, अभी हमारी गवर्नमेंट जो है इन्होंने MUHS से एक सर्कुलर निकाला है, सबको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला है। ठीक, ये सब चीज़ें अभी यहाँ पर चल रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर 20,000 बच्चा अगर वहाँ से अभी ये यूक्रेन से जब आया है इस स्थिति के अंदर, तो हमारी भारत सरकार जो है या स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी है हिंदुस्तान के अंदर, जिसके अंडर में प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं वो स्टेट्स के अंदर में आते हैं, डीम कॉलेजेस जो है वो सेंट्रल के अंदर आती है, और स्टेट्स के अंदर में ऑल स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस, BMC कॉलेजेस जिसके भी अंदर में होते हैं, ये सब उनके अंदर है। अभी ये कि बहुत बड़ा काम है। अगर ये यूक्रेन से जो बच्चे आए हैं, अगर वाकई में गवर्नमेंट ये चीज़ करना चाहती है या बच्चों को हेल्प करना चाहती है या इनके फ्यूचर या मुस्तकबिल का ये सोचना चाहती है, खाली बोलने से नहीं होगा। ये तमाम कॉलेजेस के अंदर इनको ये लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। 20,000 बच्चे हैं, ये कोई एक साल के नहीं है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर के है। तो अकॉर्डिंगली मेरे उसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बच्चे के अकॉर्डिंगली होगा। तो अगर डीम यूनिवर्सिटी की फीस अगर ये 50% कॉलेजेस को बोल दिया जाए सेंट्रल से, तो ये बच्चे वहाँ पर जो है वो एडमिशन्स उनका आगे लेकर के कंटिन्यू कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ सीट्स खाली होती है जो ट्रांसफर्स होते हैं, वहाँ पर कुछ अकोमोडेशन हो सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर इनको अकोमोडेट किया जा सकता है, जहाँ पर के छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप मिलती है तो 50% फीस के ऊपर इनका वो एडमिशन हो सकता है। ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है ये स्टूडेंट्स को दी जा सकती है बहुत कम टाइम के अंदर, और इनका टाइम ना वेस्ट करते हुए ये ऐसा कुछ सर्कुलर या ये चीज़ जो है इसके ऊपर जो मीटिंग इमीडिएट
इमीडिएट इफेक्ट के ऊपर ली जाए और ये तमाम बच्चों को जो है यहाँ पर यूटिलाइज किया जाए हिंदुस्तान के अंदर। और आगे आने वाले दिन में हमारी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी भी बहुत काम कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन हमारे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए हैं वो, और वो बोल भी रहे हैं कि मैं मेडिकल के ऊपर बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो जल्द से जल्द जो है वो काफ़ी तादाद के अंदर मेडिकल कॉलेजेस बनाएं और ये जो एक्सेस ऑफ फीस का जो है ये प्रॉब्लम जो है, ये स्ट्रेस जो है पेरेंट्स के ऊपर आता है, इसको एक लेवल के ऊपर लाया जाए और उसकी फ़ीस जो है एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए जो ताकि सबको जो है वो अफोर्ड कर सके बच्चे, और जो एवरेज बच्चे भी जो है उनको एडमिशन मिले। और हमारे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर जो है MBBS डॉक्टर्स और तमाम दूसरी फील्ड से उसके डॉक्टर्स जो है बन करके बाहर आए और हमारे वहाँ जो है ये माहौल बने, और ये जो महंगाई जो है ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह की ये सारी सुविधाएं जो है गांव-गांव तक का जाएगी और हमारा देश जो है वो इस मामले के अंदर भी पूरे दुनिया के अंदर एक बड़ा मुल्क बन करके उभर सकता है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और तमाम स्टेट्स के CM से भी कि इस तरह से कुछ एक ये सर्कुलर लाएं और इसके ऊपर जो है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले करके ये मामला को है जो बहुत अच्छे से पब्लिक के फेवर में करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है भारत में काफ़ी महंगी है, उसके चलते जो है पलायन करते हैं यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो अन्य राज्यों में अन्य देश में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो आपके माता पिता हैं, किस तरीके से स्ट्रगल किया आपकी पढ़ाई के लिए और क्यों यहाँ शिक्षा महंगी है और वहाँ सस्ती है, क्या लगता है आपको? शिक्षा महंगी है वहाँ पे, यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन है इसके लिए यहाँ पे शिक्षा महंगी है जी, और वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है, दूसरे कंट्रीज़ में इतना कंपटीशन नहीं है, इसके लिए वहाँ पे सस्ती है। इसके लिए वहाँ पे सस्ती है मेडिकल। जी, मैं आप वो युद्ध भूमि से आप निकल कर बाहर आए हैं, यहाँ का माहौल काफ़ी शांत लग रहा होगा वहाँ के मुकाबले। वहाँ जो दहशत, जो खौफ जो लोगों के दिलों में, दिमाग में, चेहरे पे नज़र आ रहा था, वो यहाँ पे काफ़ी हद तक लोग शांतिपूर्ण नज़र आ रहे होंगे। मैं वो मंज़र को फिर से दोहराना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा जिस तरीके से वहाँ पे आपने एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद में आप किसी भी कंट्री के युद्ध को लेकर, आप स्टूडेंट हो, युवा हो, भविष्य हो देश का, तो आप युद्ध को किस नज़र से देखते हैं? युद्ध का माहौल बहुत दर्दनाक होता है, मतलब हर जगह पे गाड़ियाँ जली हुई होती है और बहुत बहुत डिस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर। और तो आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहोगे? जैसे किसी देश हैं, यूक्रेन लड़ रहा है, वहाँ पे ये रशिया लड़ रहा है, तो उनसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहोगे? बस मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए जी, तो और सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए, बस ये आखिरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना, ये थे स्टूडेंट जो कि यूक्रेन में इन्होंने शिक्षा के लिए भारत से पलायन करके यूक्रेन गए, वहाँ पे पढ़ाई के लिए भारत में जैसे कि इन्होंने कहा काफ़ी कंपटीशन है, फीसिस भी हाई हैं और वहाँ पे जो है भारत के मुकाबले काफ़ी कम जो है फ़ीस में पढ़ाई एजुकेशन संपन्न होती है। इस वजह से ये यहाँ से पलायन कर जो है वहाँ गए पढ़ाई की, शिक्षा की खातिर। जैसे मेरे साथ में एक शख्स और मौजूद थे, उन्होंने कहा कि किस तरीके से पोलैंड के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ रहकर इन्होंने जो भारतीय जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी किस तरीके की मदद की। और इनका कहना ये भी है कि जिस तरीके से जो ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाया था उसे जारी रखने का इन्हें अनुरोध किया है, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरीके से भारत ने आंकड़े सामने लाए थे, 20 लाख के लगभग भारतीय स्टूडेंट्स की बात कही थी, और वहीं पे आने वाले जो स्टूडेंट के आंकड़े अगर उनको और इससे टैली किया जाए तो उससे साफ पता चलता है कि कई सारे स्टूडेंट आज भी सीमावर्ती इलाकों में या तो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, उनको भी जल्द से जल्द मदद मुहैया करवाई जाए ताकि वो भी अपने परिवार के साथ में यहाँ पे मिलजुल कर रह सके और आने वाली ज़िंदगी सुख और शांति के साथ में गुजार सके। कैमरामैन सटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।